साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन एनिमल फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे। क्या पढ़ना है, एक सिनोप्सिस टाइप अपन देख चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया। एक सार अपन ने समझ लिया कि अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस प्रकार से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या था कि रेस्पिरेशन क्या है, ये अपन कर चुके। रेस्पिरेशन क्या है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप यहां से दोबारा इसको नोट कर लें। दूसरी अपनी हेडिंग थी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार। और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में अपन श्वसन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। ये जो आंतरिक श्वसन है उसमें अपन दो बातें लिख सकते हैं। क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे मान लो सिंपली ये मान लो एक लंग्स का डायग्राम। फेफड़े ऐसे नहीं होते, पर मान लो फेफड़ों के अंदर जो बाहरी वातावरण है उससे क्या आई? ऑक्सीजन आई। ठीक है, नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन एंटर करती है। ये ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आ गई। फेफड़ों में आने के बाद इस ऑक्सीजन को जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन्होंने पकड़ा, तो ये ऑक्सीजन है कहां पर आ गई? ब्लड कैपिलरीज में आ गई। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई ब्लड कैपिलरीज में, किसके साथ जुड़ के? HbO2 के साथ जुड़ गई ब्लड में, और क्या बना लिया? HbO2। ठीक है, पर्टिकुलर टिश्यू के पास गई, टिश्यू के पास ये चली गई O2, हीमोग्लोबिन हट गया। भोजन है उसका क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीडेशन करना है। उस भोजन के साथ में वो ऑक्सीजन जुड़ गई। जुड़ने के बाद क्या बना? CO2 प्लस ऊर्जा प्लस H2O। इसको क्या बोला गया? इसको बोला ऑक्सीश्वसन। ठीक है, समझना बात को। ये CO2 है वापस किसके पास आ गई? ब्लड कैपिलरीज के पास। CO2 अलग अलग माध्यम से ब्लड कैपिलरीज से कहां पहुंच गई? लंग्स में। लंग्स से बाहर क्या हो गई? डिस्कनेक्ट हो गई। फेफड़े हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उत्तक है। ठीक है, अब देखो एक बार ये यहां पर आदान प्रदान हुआ गैसों का विनिमय, और एक बार आदान प्रदान यहां हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कंप्लीट प्रक्रिया आ गई वैसे देखा जाए तो। इसके अंदर ये जो स्थान है ना, ये वाला, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन, ये प्रक्रिया है ना, इसको क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन, श्वास लेना। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपिरेशन, निश्वसन और उच्छ्वसन हिंदी में बोलो तो। दोनों को मिलाकर बोल सकते हैं वेंटिलेशन। ये जो रेस्पिरेशन है ये वाला फेफड़ों से ब्लड वाले में, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। ये वाला, ये वाला। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेशन है ना ये वाला, इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको सेल के अंदर हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है,
उसको बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ऑक्सीश्वसन, अगर ये प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन की होती है तो उसको क्या बोल सकते हैं, अनऑक्सीश्वसन। आई बात समझ थोड़ी। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन और डिटेल में बांधे तो 3 प्रकार मान लो आप। बाह्य श्वसन का मतलब जब आपने इंस्पिरेशन से ऑक्सीजन ले ली, एक्सपिरेशन से CO2 बाहर निकल रही है, तो यहां पर जो है O2 और CO2 का आदान प्रदान एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन है। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद में आपकी जो पर्टिकुलर सेल के पास जा रही है, O2 और CO2 बाहर निकल रही है, वहां पर एक्सचेंज हो रहा है, उस रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा पॉइंट था अपना कौन सा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। श्वसन के अंग कौन से हैं, उनके बारे में अगले पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल करे जाते हैं। सबसे पहला नाम क्या है, नासा छिद्र। कितने होते हैं, 2 बाह्य नासा छिद्र होते हैं। O2 ग्रहण की जाती है, वह CO2 छोड़ी जाती है। नासा छिद्र 2 छेद हैं, O2 ली जाएगी इनसे और CO2 क्या करी जाएगी, छोड़ी जाएगी। सिंपल सी तो बात ही हो गई नासा छिद्र की। ठीक है, नासा छिद्र के बाद में क्या पढ़ेंगे, नासा गुहा, नेजल केविटी। देखो नेजल केविटी, नासा छिद्र किस में ओपन हो रहा है, नेजल केविटी में। ये पूरा का पूरा एक नासा मार्ग भी बोल सकते हैं उसको, नेजल चेंबर भी बोल सकते हैं, नासा मार्ग है ना। इस नेजल चेंबर की क्या खास बात है, ये एक तो इसमें हेयर प्रेजेंट है, प्लस इसके अंदर सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है। श्लेष्मा स्रावित होता रहता है इसमें। और इस नासा गुहा के अंदर, नेजल चेंबर के अंदर कुछ बोन्स पाई जाती हैं। कितनी होती है, 4 अस्थियां होती हैं। और इन 4 अस्थियों के नाम क्या याद रखने आपको, एक का नाम है नेजली, याद रख लो सबसे पहले तो। दूसरा नाम रख लो प्रीमैक्सिला, तीसरा नाम रख लो मैक्सिला, 1 2 3, और चौथा नाम रख लो इथेमोइड। ठीक है, नेजल, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और इथेमोइड, ये 4 अस्थियां कहां पर हैं, अपने नासा गुहा में नेजल चेंबर में है। ठीक है, नेजल कैविटी के अंदर 4 प्रकार की बोन पाई जाती है। इन चारों प्रकार की बोन पर भी क्या होती है, कुछ सेल्स पाई जाती हैं। जैसे जो नेजल बोन है ना, उस नेजल बोन के ऊपर एक झिल्ली होती है, झिल्ली उपस्थित होती है। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, निडेरियन उपकला, निडेरियन उपकला। ठीक है, निडेरियन एपिथेलियल। इस झिल्ली में जब जुखाम वगैरह लगता है ना, तो इसी झिल्ली के अंदर क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। जुखाम में सूजन आ जाती है और फिर अपने को गंध का आभास नहीं होता है ना। तो ये जो है ना, ये वाली कंडीशन अभी जो हुआ था कोरोना वायरस वगैरह में भी, जो स्मेल गायब हो गई थी ना, उसके पीछे भी रीजन था कि जो ये निडेरियन झिल्ली है, इसके अंदर क्या हो गया, सूजन आ गई, इसमें स्वेलिंग आ गई। तो फिर इसने अपना काम करना बंद कर दिया। और इसका काम क्या है, अपने को जो स्मेल है उसका आभास कराना, गंध का आभास कराना, ये निडेरियन झिल्ली का कार्य है। ठीक है, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और इथेमोइड,
ठीक है, ये श्लेष्मा झिल्ली होती है, इनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। इनके ऊपर जो झिल्ली है उसका नाम क्या है? श्लेष्मा झिल्ली। इसके द्वारा क्या होगा? श्लेष्मा स्रावित होगा, और जो क्या करता है, अपने नासा मार्ग को नम बनाए रखता है। ठीक है, नासा मार्ग को क्या करता है? नम बनाए रखता है। ऐसी क्या स्थिति हो गई? नेजल कैविटी में हो गई। अब ये जो नासा गुहा है वो फिर आपके कहां खुलेगी? नेजल कैविटी है वो कहां खुलेगी? वो खुलेगी आपके नेजोफेरिंक्स में, नासा ग्रसनी में। एक डायग्राम देखो, नासा ग्रसनी। देखो एक सरल सा चित्र से समझो आप। जैसे ये मान लो मैं बढ़ाऊं मुख गुहा, है ना, माउथ कैविटी है ना, नीचे है बक्कल कैविटी, और ये मान लो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, मुख गुहा हो गई, बक्कल कैविटी हो गई, और इधर ये क्या हो गए? नासा छिद्र हो गए, दो है ना, ये हो गए, ऐसे हो गए। ये नासा मार्ग हो गया, और ये आंतरिक नासा छिद्र हो गए। ठीक है, और ये क्या है अपना? ये वाले स्ट्रक्चर, ये तालू है, तालू है ना, ये तालू का लास्ट का भाग लटका हुआ ना, ये तालू का। अब तालू के जो लास्ट में भाग लटका हुआ ना, उसके ऊपर क्या आ रहा है? श्वसन तंत्र आ रहा है, नीचे क्या है? मुख वाला चल रहा है। ये पूरा चैम्बर क्या कहलाता है? ये ग्रसनी पार्ट है। यहां पर ये क्या है? टॉन्सिल। ठीक है, अब भोजन देखो इधर से आएगा, इधर से जाए तो कोई बात नहीं है, पर ये तो श्वसन तंत्र है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर ये ढक्कन लगा होता है। ये क्या है? एपिग्लोटिस। ये क्या है? ग्लोटिस। और ये क्या है? ये गुलेट। निगल द्वार। ठीक है, निगल द्वार से आगे फिर क्या हो गया? ये आपके इसोफेगस आ जाएगी, उधर वाल चला गया भाग। और ये वाला क्या है? एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। और ये क्या हो गया? यहाँ पे ट्रेकिया वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये वाला भाग इधर आ जाएगा। ये ग्रसनी और टॉन्सिल है, इस प्रकार की स्थिति इसकी हो जाएगी। अब देखो ये कॉमन है, ये ग्रसनी है ना, ये दोनों की कॉमन है। तो जैसे ही अपन श्वास लेते हैं, जैसे ही भोजन करते हैं ना, वो भोजन इधर नहीं चला जाए, इसके लिए फिर जैसे ही भोजन निकलते हैं ना, इधर से निकला भोजन, तो वो ये ढक्कन बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इस पर नहीं गिरता, भोजन इधर की साइड में आ जाता है, और अपन भोजन को पाचन क्रिया के अंतर्गत ले जाते हैं। आ रही क्या बात समझ में? तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए मैं एकदम सरल सरल पढ़ा रहा हूं। ये वाली स्थिति है, ये वाला देखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंक्स या नासा ग्रसनी बोलते हैं। क्लियर है? एपिग्लोटिस का ढक्कन होता है ग्लोटिस के ऊपर। ग्लोटिस का मतलब क्या होता है? गांठी द्वार है, ये गांठी ढक्कन है। ये निगल द्वार है, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं होता। अपन जो भी करते हैं भोजन वगैरह, वो सब निगल द्वार के अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद में जब अपन नेजोफेरिंक्स पढ़ लेते हैं, तो नेजोफेरिंक्स के बाद में जो स्थिति आती है, बाद में जो अंग आता है, उसका क्या नाम है? उसका है लिरिंक्स या कंठ। वो देखो 4 नंबर पर है लिरिंक्स।
ठीक है। लेरिंग्स, कंठ जिसको बोल सकते हैं। ये जो आपके नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स से नीचे क्या आएगा, ट्रेकिया आएगा। ट्रेकिया और नेजोफेरिंग्स के बीच की जो संरचना है ना, उसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। कंठ के अंदर कुछ बोन्स पाई जाती हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स और होती हैं जो मिलकर इसका निर्माण करती हैं। श्वसन वोकल कॉर्ड यहाँ पाए जाते हैं। एक छोटे से डायग्राम से आप इसको, डायग्राम से समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं समझ में आएगी। देखो कंठ के लिए बनाए, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं, मान लो ऐसे करके, आप बना लेना साथ साथ में। ये ट्रेकिया हो गया, आगे तो ट्रेकिया ना, इसके ऊपर ये छल्ले सी आकार के, ये ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है। और ये है ऊपर अभी ये वाला एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और यहाँ पर ये वाले स्ट्रक्चर है और ये वाले स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इतने वाले स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं कंठ। ये यहीं से शुरू हो गया, ये वाला यहाँ से इस तरह से मिलान खाओ, ये वाला कंठ है। यहाँ पर फिर आपके ट्रेकिया शुरू हो जाएगा। अब देखो इनमें 4 प्रकार की उपास्थि पाई जाती हैं। 4 प्रकार की, मतलब 4 संख्या में 3 प्रकार की, 3 प्रकार की और कुल 4 क्या पाई जाती हैं, उपास्थि पाई जाती हैं। पहली उपास्थि देखो, थायराइड कार्टिलेज, ये वाली सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। और जो नर है ना, नर मानव में ये फूल जाती है कई बार और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं अपन टेटुआ। बोलते हैं ना, टेटुआ दबा दूंगा तेरा। टेटुआ मतलब एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ये वाला यहां देखते हो ना टेटुआ, जो औरतों में नहीं होता। तो टेटुआ केवल नर मानव के अंदर है, किसके कारण से, थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण से। टेटुआ नामक स्ट्रक्चर बन गई, वो थायराइड ग्रंथि के फूलने के कारण से होती है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो अस्थि है इसको बोलते हैं क्रिकोइड, क्रिकोइड कार्टिलेज। और ये जो 2 अस्थियां हैं उन दोनों का नाम है अरेटिनोइड। एक थायराइड, एक क्रिकोइड, एक 2 अरेटिनोइड। ये चारों मिलकर क्या बनाती हैं, कंठ की अस्थियां, कंठ की उपास्थि का निर्माण करती हैं। मतलब कंठ के अंदर 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं। ये संख्या में 2 होती हैं, सबसे बड़ी ये होती है, याद रखना को। ये संख्या में सबसे बड़ी है और ये संख्या में 2 होती है। ये अंतर हो गया। इसके बीच में ये जो स्थान है ना, ये वाला स्थान है जहां पर मैंने क्रॉस का सा निशान लगाया है, उसके अंदर पाए जाते हैं अपने वोकल कॉर्ड, वाक रज्जु। इनके आधार पर अपन बोल पाते हैं। वोकल कॉर्ड की स्थिति कहां पर है, रेटिनोइड और थायराइड के जस्ट बीच के अंदर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। थायराइड जो उपास्थि है उसके नीचे क्या है, क्रिकोइड उपास्थि, और थायराइड अस्थि है उसके सामने 2 क्या है, अरेटिनोइड उपास्थि है। थायराइड और अरेटिनोइड उपास्थि के बीच में क्या प्रेजेंट है, 2 जोड़ी, 2 जोड़ी याद रखना, 2 जोड़ी क्या है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। इनमें से 2 जोड़ी में से एक जोड़ी तो आभासी होता है और एक जोड़ी वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, अपने वास्तविक होते हैं। ये 2 जोड़ी, ठीक है। इनका आप जो आपके पर्टिकुलर जो सेंटर है ना, जहां से कंट्रोल होते हैं, वो ब्रेन से क्या होते हैं, ब्रेन से पर्टिकुलर कंट्रोल होते हैं, जिसके कारण अपन बोल पाते हैं। तो जिनमें बोली में हकलापन आता है या जो नहीं बोल पाते, उनके वोकल कॉर्ड है वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करते, फंक्शनल नहीं होते, तो हकलाते हैं, फिर वो उनको बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाते हैं। ये जो आपके जो
थायराइड बोन, अरेटिनोइड बोन और क्रिकोइड बोन है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अभी तक पकड़ा नहीं है, किताब के अंदर दे रखे हैं, बिल्कुल इनके नाम दे रखे हैं यहाँ पर। ये वाली स्थिति आपको क्या है याद रखनी है। अब एक बात और आपको बता दूं कि जो आपके ये क्रिकोइड बोन ना, क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये है कहां पर? जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है, मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन कि जो थायराइड है ना, थायराइड और रेटिनोइड है ना, थायराइड और रेटिनोइड के जो नीचे क्रिकोइड है वहां पर एक छिद्र प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हैं यहां पर ये वाला। इस छिद्र का ही मतलब क्या है? ग्लोटिस है। याद रखना, इन दोनों के नीचे क्रिकोइड है और यहीं पर एक छिद्र प्रेजेंट है जिसको क्या बोलता है? ग्लोटिस है। मतलब इतने स्ट्रक्चर तो ये है यहां तक की, ये वाली स्ट्रक्चर। इसके बाद में क्या शुरू हो जाएगा? ट्रेकिया शुरू हो जाएगा। अगले नंबर पे क्या आता है? ट्रेकिया। वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं बन जाए, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाना चाह रहा हूं, ज्यादा फिर ठीक नहीं रहेगा। जल्दी डाल देंगे, कल सुबह डाल देंगे दूसरा वीडियो। तो अगला जो टॉपिक है ट्रेकिया, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ट्रेकिया और लंग्स दोनों साथ साथ में पढ़ लेंगे, वो कल सुबह आपके पास नया वीडियो हो जाएगा। अब के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।